हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिटरल्स, पंक्चुएटर्स की। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में टोकन्स, कीवर्ड्स के बारे में बताया था, आइडेंटिफायर्स के बारे में बताया था। अभी तक की ये पूरी एक सीरीज़ में अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप सभी ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिटरल्स होते क्या हैं। भैया आपने टोकन से बताया, आइडेंटिफायर बताया, कीवर्ड बताया, सब समझ में आया, लेकिन अब ये थोड़ा अच्छे समझाना। मैंने कहा ठीक है अच्छे समझाता हूँ, लेकिन ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आगे वाले टॉपिक्स आपको बोर लग सकते हैं, बट वो जो टॉपिक हैं वो आपके इम्पोर्टेंट बोलूँ तो बेसिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, बट एज सच ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा। तो बेसिक्स पर्पस के लिए है, बोरिंग लग सकता है, लेकिन बाद में लिटरली आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और जो बार बार मैं झुक रहा हूँ तो एक्चुअली वो मेरा सेटअप ही ऐसा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लिटरल्स होते क्या हैं? ऑफन रेफर टू एज अ कांस्टेंट। लिटरल्स एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो कि एक डेटा आइटम है दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन। अब भैया आपने ये जो डेफिनेशन पढ़ के बता दी, कुछ फील नहीं आया। चलो फील लेके आते हैं अब इस टॉपिक के ऊपर। अब ये क्या है कि कांस्टेंट आइटम है, ठीक है। ये एक लिटरली एक ऐसा कांस्टेंट आइटम्स होते हैं जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के टाइम पे चेंज नहीं होगी। ओके, हाँ माइक सेट कर रहा था। देखिए, तो जो ये कांस्टेंट है, पहली बात आपको अभी हो सकता है चीज़ें आपको अनलिंक्ड लगे, बट कुछ चीज़ें याद करो, अभी आगे अच्छे समझ में आएंगी। लिटरल्स एक कांस्टेंट आइटम्स हैं। इसके बाद हम पहले टाइप्स बता देता हूँ मैं आपको, ये आपको और अच्छे तभी समझ में आ पाएगा। इसके 5 टाइप हैं: बूल लिटरल, इंटीजर लिटरल, एंड देन कैरेक्टर कांस्टेंट, एंड देन फ्लोटिंग, एंड देन स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि लिटरल्स होते क्या हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट है, अभी मज़ा नहीं आएगा, अभी इसको रट लो, समझो, फील आएगा, बट बहुत अच्छे से आएगा, थोड़ा वेट करो। सबसे पहले हम बात करेंगे बूल लिटरल। अब देखो, बूल लिटरल जो होता है उसमें उसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द 2 बूलियन वैल्यूज़। अब आप एक बात बताइए कि अगर आपका एक स्टेटमेंट है, अगर कोई भी एक स्टेटमेंट है तो उसे क्या पॉसिबिलिटी है? तो भैया स्टेटमेंट, अगर हमने कोई बात बोली है तो उसकी क्या 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो आपकी जो बात आपने जो बोली है, या तो वो ट्रू होगी, हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, ट्रू होगी। दूसरी भैया मैंने कहा भैया आपकी बात फॉल्स भी हो सकती है, या तो आप सच बोलेंगे या फिर आप झूठ बोलेंगे, 2 ही तो पॉसिबिलिटी है, तीसरी तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। या ऐसा तो नहीं होगा ना, आधा सच आधा झूठ, ऐसा भी सोच रहे हो क्या? सोच रहे हो ना? नहीं ऐसा नहीं, यहाँ फोकस करते हो। या तो वो ट्रू होगा या फिर आपकी वैल्यू फॉल्स होगी। अगर वो वैल्यू ट्रू होती है तो हम उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर जो है ABCD नहीं समझता। मैं हाँ भैया आपने बताया था ABCD नहीं समझता, आपने कुछ 0-1 सा बताया था, भैया कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा भाई तुम्हें सही याद आ रहा है। 0-1 मैंने तो बताया था कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, विच मीन्स 0 एंड 1 का जो सा कॉम्बिनेशन है वो बाइनरी लैंग्वेज है। अब इसी में अब अच्छा एक बात बताइए कि जो 1 है आपका, सॉरी थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अब जो 1 है, ये आपका 1 है, इसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के टाइम पे 1 ही रहने वाली है। आपने कहा 1 तो 1 ही रहेगा, उसका क्या होगा? ठीक है। अब 0 भैया 0 ही रहने वाला है, ठीक। तो ये आपके इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, आपने कहा नहीं हो रही, तो ये लिटरल्स हैं। फिर कैसे लिटरल्स हैं? बूलियन लिटरल्स, जिसमें कि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी पूरे प्रोग्राम के टाइम पर, ठीक। आपने कहा भैया कुछ समझ में आया, मैंने कहा रुको भी बहुत समझ में आएगा, आगे बात करता हूँ। और बूलियन से रिलेटेड आपके बूलियन अलजेब्रा आएगी तो आपको बहुत शानदार तरीके से कंसेप्ट समझ में आएंगे। चलो अब दूसरा, भैया बूल तो समझ में आया कुछ, ये इंटीजर कांस्टेंट कैसा? देखो इंटीजर में भैया
भैया इंटीजर क्या वही वाला ना 1 2 3 4? मैंने कहा हाँ भाई ये इंटीजर वही वाला है 1 2 3 4 वाला। इंटीजर का बेसिकली मतलब क्या होता है, कोई भी इंटीजर 1 2 3 4 5 कुछ भी। अपने भैया माइनस प्लस अभी आगे बताता हूँ मैं। इंटीजर्स आर होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। भैया वो जो आपने पढ़ लिया बस थोड़ा और अच्छे से बताओ। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, जो आपका 1 है, 1 अकेला 1 है ना, इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट है क्या? फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स जैसे कि अगर आप 10/3 करोगे तो इसका क्या आएगा 3.33 आएगा आंसर। यानी कि इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है क्या 1 में? आपने कहा भैया फ्रैक्शनल पार्ट तो इसमें नहीं दिख रहा है हमें, इसमें आ रहा है 3 के बाद। ठीक, इतना भैया समझ में आया अभी तक कि इंटीजर कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जिसमें कि कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब इसके थ्री मेथड्स हैं लिखने के। बेसिकली बताऊँ तो 3 तरीके बोलेंगे, एक डेसिमल है, ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है। इसके डीप में ज़्यादा ही जाते हैं कि अभी इतना समझते हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें बताता जाऊँगा। अब देखिए आगे चलते हैं। तीसरी जो हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर कांस्टेंट की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। एस की कैरेक्टर वाला जो स्किप सीक्वेंस की मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पे सारा फोकस इस वीडियो में आप देखते हैं ध्यान से स्क्रीन पे क्या चल रहा है। अच्छा भैया कैरेक्टर तो आपने पिछली बार बताया था कि कुछ लैंग्वेज इंग्लिश ए से जेड करके आपने कुछ बताया था ऐसे ऐसे, इसमें क्या भैया वही चलेगा? मैंने कहा हाँ भाई देखो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले ही, फिर से बताता हूँ। अगर ये ए से जेड है और ये स्मॉल ए से जेड है तो एक ए क्या है आपने कि भैया ए आपने पिछली बार बताया था कि जो ए है ये एक कैरेक्टर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तुम्हें याद है, बहुत अच्छी बात है। तो अब जो ए है आपका ये क्या इसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज होती है? अच्छा आप इसको छोड़ते हैं, आप एक बात बताओ आपके इंग्लिश लैंग्वेज में क्या ए जो है वो पूरी लैंग्वेज में कहीं भी चेंज होता है? ऐसा तो नहीं होता है ना कि हमने अगर इस ए को किसी एक हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं, ठीक है, एक सेंटेंस है 1, एक सेंटेंस है 2। अगर हमने 1 में लिखा तो इसका मतलब कुछ और है, या हमने इसमें लिखा तो इसका मतलब कुछ और है। ऐसा तो नहीं होता है ना, नहीं ना। यानी कि ए जो है वो आपका कांस्टेंट है, चाहे कहीं उसको यूज़ कर लो। तो उसी तरीके से जो कैरेक्टर है यहाँ पे कुछ वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, चाहे कैसे भी यूज़ कर लो। अब देखो अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज़ 1 कैरेक्टर इंक्लोज्ड इन सिंगल क्वोट्स। यानी कि जहाँ पे आपका जो कैरेक्टर कांस्टेंट वो कैसे बनेगा? अब आप कहोगे कि हम तो प्रोग्राम में कहीं पे भी कुछ भी लिख देंगे। वेट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ अब आप कहोगे भैया हम तो ऐसे लिख देंगे ABCD तो ये कांस्टेंट हो गया। मैंने कहा नहीं, ये भी कांस्टेंट नहीं हुआ है। क्यों? अब क्या करना है? तो अब ये करना है कि तुम्हें इसको सिंगल क्वोट्स में लगाना है ऐसे। अब जाके ये आपका जो ए है ये हुआ कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है, ओके। अब भैया नोट क्या लिख रखा है आपने, थोड़ा इसके बारे में बताओ। अच्छा तो सुनो, 1 एस्केप सीक्वेंस कंज्यूम्स 1 बाइट इन एस की रिप्रेजेंटेशन। भैया आपने बता दिया, कुछ को समझ में आया कि एक एस की एस्केप सीक्वेंस कंज्यूम करता है 1 बाइट एस की रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन भैया आप ये बताओ कि आपने एस की कोड के बारे में पहले बताया था। मैंने कहा भाई मैंने तो बताया था कि इस लैंग्वेज के अंदर जो भी इसके पूरे 255 जो होते हैं एस के कैरेक्टर्स, उसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। आपने कहा हाँ भैया बताया था। अब भैया जी एस्केप सीक्वेंस ये क्या नया टर्म लिया है आप? मैंने कहा सुनो, अब देखो 2 तरीके हैं एक चीज़ के। अगर आपको नेक्स्ट लाइन से अपना आउटपुट लेके आना है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन से, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है एंडल को यूज़ करने का राइटिंग के साथ। हाँ सुनो, एंडल को यूज़ करने का।
अब एंडल बार बार लिखो तो ये काफ़ी बड़ा हो गया। एक शॉर्टकट तो मैं बताता हूँ, एंडल की जगह आप इसको /n का यूज़ कर सकते हो। सही से लिखता हूँ, /n का यूज़ कर सकते हो। मैं तुम्हें सारे स्किप सीक्वेंस बताता हूँ। ये देखो, जितने भी स्किप सीक्वेंस C++ के अंदर हैं सारे आपके सामने स्क्रीन पे। जो n है उसको हम यूज़ करेंगे न्यू लाइन के लिए, ठीक है। t को हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए, b को बैक स्पेस के लिए, कैरेज रिटर्न वगैरह वगैरह। अब इन सब का कोई और भी मतलब है क्या? मैंने कहा हाँ, बहुत काम की चीज़ है, इसको याद कर लेना। जितने मैक्स टू मैक्स आप कर सकते हो आपके काम आएंगे। ये कैसे काम आएंगे बताता हूँ, वो भी देखो अगली स्लाइड में। फ्लोटिंग कांस्टेंट, अभी इसको यहीं रखो, उसे याद रखना, ठीक है। जो मैंने अभी बताया है स्किप सीक्वेंस, ये आपको याद रखना है। अभी इसमें से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, बट कई बार मैं इसमें से इरेज कर देता हूँ, तो आप ध्यान रखिए, फिर लिख सकते हैं आप उसको अपने हिसाब से। फिर आगे देखते हैं, फ्लोटिंग कांस्टेंट की बात करते हैं। अभी थ्योरी चल रही है, हो सकता है मज़ा नहीं आ रहा हो, लेकिन मेरा प्रॉमिस है कि जब मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा, कोडिंग करना सिखाऊंगा, आउटपुट निकालना सिखाऊंगा, तो आपको फील आएगी, ठीक है। पढ़ते हम सभी हैं, लेकिन जो पढ़ाई के साथ फील के साथ पढ़ते हैं ना, उसका अलग ही मज़ा आएगा। फ्लोटिंग कांस्टेंट, कलर चेंज करते हैं। ऑल्सो नोन एज रियल कांस्टेंट। देखो किसी भी चीज़ के जो अदर नेम है ना, वो आपको याद होनी चाहिए। वो इसलिए कि कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कहीं पे भी, तो ओरिजिनल नेम से इसलिए नहीं पूछेगा, ओरिजिनल नेम से अगर पूछेगा तो फ़ायदा क्या है फिर, अदर नेम क्यों है, इसीलिए क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वहाँ से। आपने कहा भैया ठीक है, अच्छा समझ में आ गया, हम इसका दूसरा नाम भी याद कर लेंगे, ठीक है। दीज आर द नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट्स। इंटीजर कांस्टेंट में क्या था, जो इंटीजर कांस्टेंट थे उसमें क्या था आपका, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था। उसमें आपका ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो बिल्कुल ही नहीं था। फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था। दे कैन बी रिटन इनटू इस। अब देखो फ्लोटिंग कांस्टेंट के लिखने के दो तरीके हैं, जिसमें से पहला आपका आता है फ्रिक्शनल और दूसरा आता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, ठीक है। भैया थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता दो हमें, ये क्या होता है। अच्छा जानना है, चलो बात करते हैं। फिर फ्रैक्शनल फॉर्म की थोड़ी सी बात करते हैं कि इस फ्रैक्शनल फॉर्म में देखो क्या होता है, इट मस्ट हैव 1 डिजिट बिफोर अ डेसिमल पॉइंट एंड एटलीस्ट 1 डिजिट आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट। यानी भैया आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये हमारा डेसिमल है, ठीक है, तो एक डिजिट इसके बाद में होना चाहिए और एक डिजिट इसके पहले होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक। तो पहला पॉइंट तुम्हें ऐसे ही क्लियर होता है कि जो फ्रैक्शनल फॉर्म है उसमें डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद में एक एक डिजिट होनी चाहिए, ठीक। एंड देन इट में ऑल्सो हैव, और दूसरी चीज़ ये है कि इसके आगे अब जो आपका ये लिखा हुआ है, लेट अस सपोज 1.0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके क्या तो पॉजिटिव साइन होना चाहिए या फिर आपका माइनस का साइन होना चाहिए, ठीक। भैया अगर हम साइन लगाना भूल जाएं तो क्या हो गया। अब सुनो, अगर तुम साइन लगाना भूल गए तो वो इसको पॉजिटिव एज्यूम कर लेगा। जैसे कि अगर आप लिख देंगे 22.0 और आपने इसके सामने कोई भी साइन यूज़ नहीं किया है, तो वो इसको, ये थर्ड हमारा पॉइंट है, वो यही बोलता है कि अगर कोई साइन यूज़ नहीं हुआ है तो वो इसको पॉजिटिव एज्यूम कर लेगा, ठीक है भैया, ये बात समझ में आई। अब कुछ देखते हैं, कुछ इनवैलिड है, वो क्यों है, क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म की बात कर रहे हैं हम। पहला हम सबसे पहले देखेंगे, जो पहला एग्जांपल है यहाँ पे वो आपका है 7। भैया ये इनवैलिड है। मैंने अच्छा ये बताओ तुम, ये इनवैलिड क्यों है। अच्छा भैया इनवैलिड क्यों, अभी बताते हैं। सुनो भैया, इसमें डेसिमल नहीं लगा है इसलिए इनवैलिड है। देखो भाई इस 7 में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है इसलिए इनवैलिड है, ओके। भैया
इस वाले में बताओ, इस वाले में क्या चक्कर है। अब जो ये 8 है इसमें आपका डेसिमल पॉइंट लगा है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी आपकी कि जो डेसिमल पॉइंट लगने के बाद भी आपका एक डिजिट होना चाहिए, वो डिजिट आप यहाँ पे है ही नहीं, इस वजह से ये आपका इनवैलिड ये भी हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट ये है, आपको ये भी याद रखना है कि इसमें कोई भी सिंबल नहीं आना चाहिए, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ हो सकता है इसके अंदर। ये देखो प्लस लगा है, ठीक है, ऑल्दो इसमें आपके डेसिमल पॉइंट भी नहीं है और स्पेशल सिंबल का भी यूज़ किया गया है, इसलिए ये आपका इनवैलिड हो जाता है। ओके, अब थोड़ी आगे बात करते हैं इसके दूसरे फॉर्म की। इसका जो दूसरा फॉर्म है वो आपका एक्सपोनेंट फॉर्म। अब एक्सपोनेंट फॉर्म देखो क्या होता है। एन एक्सपोनेंट फॉर्म हैज़ 2 पार्ट्स बेसिकली, सॉरी फॉर दैट, एन एक्सपोनेंट फॉर्म हैज़ 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स में क्या क्या, मैंटिसा और एक एक्सपोनेंट। अब भैया मैंटिसा और एक्सपोनेंट क्या होता है बताता हूँ। अब देखो ऐसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि 152E05, ये अपने ये इंटीजर लिखे हैं, तो इंटीजर्स के बीच में ये 1 क्या कर रहा है, देखो ऐसा है, इसके अंदर जो आपका ये 152 है, ठीक है, ये आपका है मैंटिसा, ठीक है। राइटिंग भाई यार देख लेना यार प्लीज़, ट्राई करता हूँ सही से लिखने का। मैंटिसा, और ये जो आपका ई के बाद का पार्ट है ये, ठीक, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। भैया ये हम कैसे पता करेंगे इसको, किसी भी फ्रैक्शनल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो अगर हम यहाँ लिखते हैं आपका 7.8, तो कोई भी आपका नंबर है, ठीक है, 7.8 इंटू 10 की आपकी जो भी पावर है, सपोज 10 है, तो जब कि 10 की जो पावर आने वाली है ना, वो ई के बाद लिखी जाएगी। ई के बाद हम वो लिखते हैं जो 10 पे पावर होती है, ठीक है। अब मैं कुछ इनवैलिड के बारे में बता देता हूँ, वैसे इतना डिटेल में आपको ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बाद में जो लेक्चर्स आने वाले हैं वो बेसिकली डेटा टाइप्स के होंगे, और जैसे ही हम डेटा टाइप्स के बाद हम ऑपरेटर्स क्रॉस कर चुके होंगे अभी, उसके बाद जब कोडिंग करेंगे हम तो आपको एक फील आएगा इसके अंदर। अब देखते हैं इनवैलिड क्यों बताया गया है। इनवैलिड ये इसलिए है बिकॉज इसके अंदर एक्सपोनेंट में आप देख रहे हैं डेसिमल लगा हुआ है, ये देखो, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.17E2.3 लिखा हुआ है, बिकॉज ये एक्सपोनेंट फॉर्म है और एक्सपोनेंट फॉर्म में डेसिमल फॉर्म नहीं हो सकती है, इस वजह से ये आपका इनवैलिड था। अब जो लास्ट है स्ट्रिंग लिटरल्स, इसमें बात करते हैं और इसमें आपको एक टॉपिक जो बताऊंगा वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा फोकस के साथ। स्ट्रिंग लिटरल्स, देखो लिटरल्स का क्या था, लिटरल्स का सीन जो अभी तक आपका हो रहा था वो ये था कि ये आपके कांस्टेंट आइटम थे जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे थे, ओके, कांस्टेंट आइटम्स दैट डू नॉट चेंज देयर वैल्यू इन द प्रोग्राम ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन, ओके। ये स्ट्रिंग आ गई। अब स्ट्रिंग का क्या मतलब है, देखो स्ट्रिंग का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय डबल कोट्स। अब हम चाहते हैं कि हमें अपना एक नाम लिखना है, ठीक है, कुछ भी डिस्प्ले कराना है, नाम लिखना है, कोई बड़ी सी लाइन लिखनी है, तो वो आपकी स्ट्रिंग में ऐसे आएगी, देखो डबल कोट्स करेंगे हम पहले इस तरीके से, वेट, पहले तो डबल कोट्स करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे जो भी हमें लिखना है, जैसे लिखता हूँ मैं व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। अभी जो बता रहा हूँ सिर्फ इतना समझो, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, कुछ नहीं छूटने वाला है, ठीक है। जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है एक एक चीज़ आपको यहाँ डिलीवर की जाएगी, ओके। अब देखो ईच स्ट्रिंग इज़ ऑटोमेटिकली एडेड विद अ स्पेशल कैरेक्टर
ये करेक्टर है, ठीक है, इसका भी बाइट 1 होता है। इसको हम बोलते हैं, इस करेक्टर का एक पर्टिकुलर नेम है जो आपको हमेशा याद रखना है, इसको हम बोलते हैं नल। ठीक। अब भैया यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। ये डबल कीवर्ड से भैया हमने डाल दिया, ये भी कुछ समझ में आया, ठीक। भैया ये क्या लिख रखा है आपने, इसके बारे में कुछ बताओगे? अच्छा चलो हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थोड़ा खाली कर लें जगह। अब जो ये ABC लिखा हुआ है, अगर हम इसका साइज़ निकालें, ठीक है, साइज़ के भी क्वेश्चंस आते हैं साइज़ को फाइंड करने के लिए। अगर इसका साइज़ पूछा जाएगा तो कितना होगा साइज़? देखो एक जो A है ना वो 1 होता है, ठीक है, यानी कि जो A है वो आपका साइज़ कंज्यूम करेगा 1 का। अच्छा, A का 1 साइज़, B का 1 साइज़ और C का 1 साइज़। अच्छा, तो आपने कहा भैया इसका साइज़ A B C 3 दिख रहे हैं भैया, 3 हो गया। मैंने कहा नहीं, देखो अभी मैंने तुमको बताया था कि हर स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर भी होता है, तो 3 आपका एक तो A हो गया, दूसरा B हो गया और तीसरा हो गया C। चौथा जो आपका आएगा वो आएगा नल कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे साइज़ इसका क्या होगा, इसका साइज़ होगा 4। ओके, इसका जो आपका साइज़ होने वाला है वो आपका 4 है, ठीक। अच्छा भैया कुछ कुछ आया, थोड़ा और समझाओ। देखो अच्छा पहले एक बात बताओ, ये 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? आपने कहा डिफरेंस भैया ये है ना, देखो ये इसमें भैया एक फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, और भाई और भैया यहाँ कुछ ये एस्केप सीक्वेंस जैसा दिख रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा पकड़े हो तुम, बहुत अच्छा। अब देखो क्या है कि जहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है ना डबल कीवर्ड्स में ABC, ये डबल कीवर्ड्स में ABC लिखा हुआ है, ये आपका पूरा स्ट्रिंग लिटरल है। इसका साइज़ क्या था, इसका जो साइज़ है भैया, साइज़ इसका 4 बताया था आपने। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपका जो ये वाला कैरेक्टर है ना, ठीक है, ये स्लैश ABC डबल कीवर्ड्स, इसमें जो आपका ये A है ना, सॉरी फॉर दैट, ये A, ये आपका एस्केप सीक्वेंस है। मैंने पहले ही बताया था आपको, एस्केप सीक्वेंस आपको याद रखना है और आपको ऐसे ही मिलेगा ये, जहाँ आपको फॉरवर्ड स्लैश के साथ जो पहला लेटर मिले वो आपका एस्केप सीक्वेंस में ही आएगा। ओके ठीक, तो अब ये बताओ इसका साइज़ क्या होगा? ठीक भैया, इसका साइज़ ABC 3 4 नहीं, इसका साइज़ 4 नहीं होगा, इसका साइज 1 2 3। मैंने कहा ठीक, अब देखो बताता हूँ तुम कहोगे भैया इसमें एक ही फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है ये, और A है और B है और C है, तो भैया 1 2 3 4 5। तुमने कहा 5, मैंने कहा गलत। तुमने 5 नहीं भैया तो 4 होगा क्या? मैंने कहा वो भी गलत। भैया फिर क्या होगा? अभी आप ही तो कह रहे थे भैया ऐसा होगा, अब आप कह रहे हो गलत। मैंने कहा सुनो भाई, देखो जो ये आपका एस्केप सीक्वेंस है, जो ये आपका स्पेस सीक्वेंस है, इसका साइज़ होता है 1। ठीक, ये आपका 1 साइज़ कंज्यूम करता है इसके कैरेक्टर में। यानी कि भैया आप ये कह रहे हैं कि डबल कीवर्ड्स और ABC जो लिखा हुआ है इसमें, इसने, एक सेकेंड कलर चेंज करता हूँ, रुको तो मैं अच्छे समझाता हूँ। अब शायद समझ में आएगा। AA/A B और C। ठीक, अब ABC में जो आपका ये है, ये A है, इसका साइज़ होगा 1। ठीक, इतने का साइज़ 1। और मैंने ये बताया था कि हर स्ट्रिंग के अंदर एक ये कौन, ये पहले भाई साहब आते हैं, नल कैरेक्टर आता है। ठीक है, तो इसके बाद भी एक नल कैरेक्टर आया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो एक साइज इसका हो गया, इस पूरे का एस्केप सीक्वेंस का, दूसरा B का और तीसरा C का। ठीक है, 1 2 3। तो जिस तरीके से इस अभी तक का हमारा इसका जो साइज़ आया है ना, A, B, C का, मतलब कि एस्केप सीक्वेंस में,
तो इसका जो साइज़ आएगा, पूरे का जो साइज़ आने वाला है वो आपका साइज़ 4 आएगा। ठीक है, मैंने कहा देखो अब बात हो रही है पंक्चुएटर्स की, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पंक्चुएटर्स की हम ऐसे बात करते हैं, पंक्चुएटर्स में आपको ज़्यादा नहीं है, आपके नेम लिखे हुए हैं और फिर इसके बारे में पढ़ लो, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने को है नहीं। कुछ कॉमनली यूज पंक्चुएटर्स आपके रहेंगे, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, कॉमा, सेमीकोलन, एस्टेरिस्क, इक्वल साइन, पाउंड साइन करके, बस। अगर आप सभी को भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार। और दूसरी बात ये कि आपको कोई फीडबैक देना हो या डाउट पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं उसको, या फिर मेरे वो इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।